नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत आप लोगों के साथ में एक डिटेल कंसेप्ट के साथ कनेक्ट होता हूँ। बेसिकली ये कंसेप्ट जो है वो यूपीएससी के लिए या बाकी सभी एग्जाम्स के लिए जीएस का काम करेंगे। तो आज का जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा है तो वो है एनर्जी। एनर्जी के बारे में अभी तक या ऊर्जा के बारे में हम लोग कम से कम इतना जरूर जानते हैं कि एनर्जी को ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता है और ना ही कभी उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। राइट। अब इस एनर्जी की बात करते हैं तो आज के डेट में जो ये एनर्जी को जनरेट करने का जो तरीका है वो है फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पेट्रोल्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह जितने भी जो यूज करते हैं वो अपने आप में कुछ ऐसे गैसेस को निकालते हैं जो कि ओवरऑल पूरे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और उसी के चलते एक इफेक्ट क्रिएट होता है। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, और उस ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है और इसके इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने के चलते जो सबसे पहला इफेक्ट है जो दिखाई देता है वो ये कि कहीं ना कहीं पे जो समुद्र तल है वो बढ़ चुका है। मतलब मीन सी लेवल जो है वो बढ़ चुका है और उसका सी लेवल बढ़ने के चलते कहीं ना कहीं पे ये कह सकते हैं कि जो कंट्रीज उनके नजदीक में है वो कंट्रीज पूरी तरीके से अब सबमर्ज्ड होती हुई पानी में दिखाई देंगी। हाँ, अभी शायद ये इतना ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद ऐसा कुछ हो। हम लोग फ्यूचर को देख के अभी से उनके लिए प्रिकॉशंस जो है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं और उसी में जो पहली सोच है वो है कि कुछ ऐसे एनर्जी के सोर्सेस हैं जो ढूंढे जाएं या उनको ऐसा क्रिएट किया जाए कि जो ये फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू जो एनर्जी हमें मिल रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के अंदर स्प्रेड कर रही है या इंक्रीज कर रही है, वो कंटेंट थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, तो उसी का एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया है या उनके जो फॉर्म्स है एनर्जी के वो ढूंढे गए और उन्हीं का एक तरह से कह सकते हैं कि जब वो सोचा जाए तो उसमें क्या ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक ऐसा एनर्जी मिल जाए जो कि कभी ना खत्म हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे सूर्य की ऊर्जा या सौर ऊर्जा जिसको बोलते हैं, सोलर एनर्जी जिसको बोला जाता है, या विंड एनर्जी जो बोलते हैं कि हवा से जो एनर्जी मिलेगी वो भी अपने आप में लॉन्ग लास्टिंग है। राइट, तो या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं कि समुद्र के थ्रू जो पानी हमें मिलता है, क्योंकि अर्थ का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो पानी से कवर्ड है, तो हमें कुछ एक ऐसा सोर्स अगर मिल जाता है जो कि अपने आप में पूरी तरीके से एक ऐसा हो कि जो खत्म नहीं होने वाला है, तो हम लोग हमारे जो जितने भी जो डेली यूसेस के जितने जो वर्क्स हैं, जो आज के डेट में सब कुछ एनर्जी से ही हम लोग उसको रन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के डेट में हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर जितने ज्यादा डिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं पर ये एनर्जी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उस एनर्जी की कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहे। और हर कोई कंट्री ये चाहता है कि यार मैं जितना इसमें इंडिपेंडेंट हूं उतना मैं पड़ोसी से या यूं कहो कि आसपास के या फिर जिस भी कंट्री की जो एक तरह से मोनोपोली हो रही है वो मोनोपोली नहीं होगी। तो इस बात को ध्यान में रख के कुछ इसके सब्स्टिट्यूट सोचे गए और उनमें से ये जो तीन चार मैंने आपके सामने नाम दिए वो अपने आप में एक ऐसे सोर्स बन के मिले जिनको एक तरह से कहा जा सकता है कि ये अपने आप में रिन्यू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सूर्य की एनर्जी जो है सुबह से लेकर शाम तक, मतलब डे टाइम में हमें अच्छा खासा मिलता है, नाइट में नहीं है। ठीक है, लेकिन अगले दिन मॉर्निंग में वापस से मिल जाएगा, तो और वो कंटिन्यूसली मिल रहा है। इनफैक्ट इतना ज्यादा एनर्जी मिलता है कि जिसको अगर हम लोग पूरे अर्थ पे जितनी अगर वो सूर्य एनर्जी जो आ रही है उसको अगर वन डे के लिए भी अगर हम लोग कैप्चर कर लेते हैं तो शायद वो अर्थ पे सालों साल तक चलने के लिए, मतलब सालों साल तक हमें मतलब एनर्जी मिलती हुई जाएगी। इतनी ज्यादा एनर्जी है जो कि अर्थ पे आती है डेली बेसिस पे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा सोर्स है। ऐसा ही विंड सोर्स है, लेकिन ये विंड सोर्स की अगर बात करेंगे तो ये भी ऐसी जगह मिलेगा जहां पर कोस्टल एरियाज की बात की जा सकती है या फिर एक ऐसे एरियाज में जहां पे विंड का फ्लो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हर किसी एनर्जी का अपना एक कंडीशन है, वहां से इन सारी एनर्जीज को ऑब्टेन किया जा सकता है। तो ये जो एनर्जीज होती हैं जिनको हम लोग ये कहते हैं कि जिनको बार बार जनरेट किया जा सकता है उन्हें हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इसके बाद में एनर्जी के अंदर जब हम लोग सोचते हैं तो कुछ ऐसी एनर्जी होती है इन्हीं में से, ऐसा नहीं है कि कोई अलग है, इन्हीं में से
कुछ एक ऐसी एनर्जी है जो कि नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलती है। तो ये तीनों ही जो मैंने आपके सामने जिक्र किए, तीनों ही अपने आप में नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलती है, इसीलिए इनका नाम दिया जाता है ग्रीन एनर्जी। मतलब इन्हीं एनर्जीज को नाम दिया जाता है ग्रीन एनर्जी। और इन्हीं में अगर किसी एक ऐसे एनर्जी की बात कर दी जाए जो कि किसी भी तरीके से कोई भी एक तरह से कहे कि एनवायरमेंट को नुकसान अगर नहीं पहुंचा रही है या ग्रीन हाउसेस गैसेस अगर नहीं एमिट कर रही है, तो उस एनर्जी को नाम दिया जाता है क्लीन एनर्जी, राइट। तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लीन एनर्जी। ये इनके बारे में डिस्क्रिप्शंस, आई होप ये आपको क्लियर रहा होगा, ठीक है। अब इसी में जो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, या नेक्स्ट जिसका आज जो मेरा मेन डिस्कशन मैंने रखा है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन के बारे में क्यों सोचा जा रहा है, क्या इसके पीछे का रीजन है, तो उसको इस तरीके से सोच सकते हो कि जैसा मैंने अभी कहा कि एनर्जी के ऊपर हर कोई कंट्री अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहती है, और जहां वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करती है तो उसके लिए कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट ढूंढे गए, तो उनमें से एक है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन एनर्जी। अब इस ग्रीन एनर्जी के बारे में जो हाइड्रोजन है, वहां से इसकी मैं शुरुआत करता हूं। हाइड्रोजन अपने आप में पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट है जो मिलता है, और ये अपने आप में लाइटेस्ट होता है। अच्छा, इसकी अगर बात करते हैं तो इस हाइड्रोजन को ऑब्टेन कहां से किया जाए, तो इसको ऑब्टेन करने का बड़ा सीधा सिंपल सा तरीका है कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला के पानी बना, ठीक है। तो इसी में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है कि जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके दोनों के एटम्स हम अलग अलग कर देते हैं और वहीं से हमें हाइड्रोजन मिलता है। तो ये प्रोसेस के थ्रू जैसे हमें हाइड्रोजन मिलता है, उस हाइड्रोजन को यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। ये हमारा एम होता है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद में ये भी कहते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोलाइजर की जब बात की जाती है, जो कि इस पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को जो कंप्लीट करते हैं, वो अपने आप में इन सब चीजों के लिए, या यूं कहो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग तो करेगा, लेकिन उसमें एक बड़ा कंडीशन आती है। वो कंडीशन ये आती है कि यहां इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो ये कह सकते हैं कि हम लोग जहां हमें पता है, थॉट है, पता है कि ये हमें बहुत बेनिफिशियल है, इसको हमें करना है, तो उसके पीछे का जो कहीं ना कहीं पे जो हर्डल हमें मिल रहा है, वो हर्डल कुछ और नहीं होके उसकी कॉस्ट है, जो हम लोग यहाँ पर सोचा जा सकता है। अच्छा, इसकी अगर बात करते हैं कि जैसे सपोज जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब जो पानी है, पानी के जब पानी को जब डिवाइड किया जाता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो उसमें से जो एटम्स निकल के मिलेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकली नहीं, राइट। और जहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, तो उसके चलते ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज होने से हम लोग रोक सकते हैं। टेम्परेचर जो अर्थ का है, वो यहाँ पे बहुत हद तक रुक जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पे एक एम है जिसके साथ में इस ग्रीन हाइड्रोजन को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, या इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स दिए जा रहे हैं। अच्छा, इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि सपोज मैंने कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी को मैंने बिल्ड कर लिया, तो क्या ये कहा जा सकता है कि इसके चलते जो जितने भी ये कहें कि इसकी जो सप्लाई की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या पूरे प्रोसेस के लिए जब मैं आउटपुट की बात करता हूं, तो मेरे पास में मुझे पता है कि समुद्र का पानी बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट खासतौर से भारत के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। रीजन क्योंकि जो भारत के लिए जो ये वी शेप है, इसके दोनों ही साइड में समुद्र है, तो यहां पर अच्छा खासा इससे प्रोडक्शन किया जा सकता है। और ये हो सकता है आगे चल के हम लोगों को एक वन ऑफ द चीपेस्ट फ्यूल जो है वो आगे चल के मिल सकता है, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें हर किसी चीज में यूज करने में हम लोग फिर कैपेबल रहेंगे। अच्छा, इसी के बारे में जब ये थॉट इतना ज्यादा होने लगा, या इस थॉट के बारे में जब इतना सोचा गया, तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के नाम से उसे बोला जाता है। इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो 4 नवंबर, ठीक है, 4 नवंबर 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये इंप्लीमेंट तब से हुआ था, और इसके अंदर हर किसी कंट्री को ये गाइडलाइंस दी गई कि आप सभी लोग इसी तरीके से एक कोशिश कीजिए कि क्यों ना जो भी एक ग्रीन हाउसेस गैसेस है, उनके इफेक्ट को कम करें। बेसिकली ये जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है, वो ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट के रिगार्डिंग ही है, जो क्या करता है कि किसी भी तरीके से जितनी भी जो गैसेस वहां निकल रही है, जिसके चलते अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बाकी सारी प्रॉब्लम जो भी क्रिएट हो रही है,
उन सभी को रिड्यूस करने का काम करने के लिए एक एडवाइजरी कमिटी है, या यूं कह सकते हैं कि गाइडलाइंस देने वाला है। ठीक है, तो ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट उस बात की हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, इसी में एक चीज है कि जब 2016 से ये स्टार्ट हुआ, अब इसके 2030 की जब बात कर रहे हैं, तो ये कहा गया है, ये उम्मीद की गई है कि ये पूरे अर्थ पे इस तरह से रिड्यूस करने की, जहां पर ये कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट है उसको रिड्यूस करना हम जब चाहते हैं, तो भारत अकेले में 1/3 से इसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं 2030 तक। तो अब इसके फायदा क्या मिला? क्या इससे ये फायदा ये हो सकता है कि सबसे पहले कि जो भी कोई हम लोग बाहर के देशों में जो हमारे करेंसी जो जा रही है, वहां से वो करेंसी जाती हुई रुक जाएगी। और इसका एक बड़ा फायदा ये मिलेगा कि जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट है वो मानते हैं, साथ में ये भी होगा कि जो एनवायरमेंट है वो भी बहुत हद तक क्लीन होता हुआ हम लोगों को मिलेगा। इसके बाद में ये भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर सेल्फ डिपेंडेंसी जो है वो हमें बहुत ज्यादा मिलेगी। तो ये उसके कुछ एडवांटेज है जो इसमें मिलते हुए जाते हैं। हाँ, बस अब इसमें थोड़ा बहुत जो एक तरह से कह सकते हैं जो हर्डल इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो यही है कि जहां इसके कॉस्ट की बात करें तो वो कॉस्ट को हम लोग कैसे रिड्यूस करें। इसी के लिए बहुत ज्यादा इनिशिएटिव है जो कि भारत में लिए जा रहे हैं यहां पर। ठीक है, और हमारा जो पूरा का पूरा एम है वो इसी बात पे चल रहा है कि जो ये इलेक्ट्रोलाइजर जो होते हैं इनकी प्राइसेस को कैसे रिड्यूस करना। बस ये एक थोड़ा सा एम है जिसके साथ में, जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि किस तरीके से इस पूरी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। राइट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे कि अगर मैंने डिस्कस भी किया इसके अंदर कि जहां इसके जो मेन हर्डल्स की जब बात करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा हर्डल्स जो मिलता है वो होता है कि इसमें कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, या ये कहो कि जो इसमें हम लोग बेनिफिट कॉस्ट रेशियो की अगर हम बात करते हैं, तो वो बेनिफिट तो है लेकिन अभी के लिए फिलहाल नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता जा रहा है। इनफैक्ट अगर इसके लिए अभी की करंटली प्राइस देखते हैं तो इसके लिए 320 से लेकर 330 केजी रुपीज पर केजी ये हाइड्रोजन गैस है जो हमें मिलती है। और एम ये है कि 2030 तक ये पूरा का पूरा जो गैस की प्राइसेस है इनको रिड्यूस करना है 160 से 170 रुपए केजी तक। ये बहुत बड़ा एक एम है, इसको हम लोग अचीव करना चाहते हैं। और यहां पे कहीं पे ये भी कह सकते हैं कि जैसे इसको कमर्शियल लेवल पे जब अगर लेके आते हैं तो उसको अपने आप में एक्सट्रैक्ट करना भी हमारे लिए अपने आप में थोड़ा सा एक अनइकोनॉमिकल है। लेकिन कहते हैं ना कि जहां पर हमें फ्यूचर हमारा एक पॉजिटिव दिखाई देता है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट यही सोच के कि मुझे पता है कि आगे चल के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि आप लोग भी सोच सकते हो कि अभी भले ही हमें थोड़ा सा इश्यू आता जा रहा है लेकिन पैसे के टर्म्स में, लेकिन एक टाइम के बाद में जब ये सारी चीजें एकदम नॉर्मल होती हुई जाएंगी तब ये कह सकते हैं कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके होंगे इन सब चीजों के अंदर। अच्छा, दूसरा ये भी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो बनाने होंगे, जो कि अपने आप में ही थोड़ा सा एक कॉस्ट के लिए मतलब कॉस्ट वाइज भी वो भी अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जैसे आज के डेट में आप लोगों ने देखे होंगे ई रिक्शास चल रहे हैं, ई रिक्शास है, सीएनजी है, ये सारी चीजें हैं जो यूज किए जाते हैं। हालांकि इनको गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है और उसके पीछे का रीजन भी है क्योंकि हम अल्टीमेटली जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी में जो यहाँ पर भारत के अंदर है इसके कुछ इनिशिएटिव यहाँ पर लिए गए। तो उसमें नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी एमिशन जो है वो 2021-22 के जो यूनियन बजट है उसमें अनाउंसमेंट किया गया था कि हम लोग 2050 तक इसको एक वर्ल्ड के चीपेस्ट जो हाइड्रोजन प्रोड्यूसर होंगे जो कि बन के आगे निकलेंगे यहाँ पर। अच्छा, इसके अंदर जो अभी करंटली अगर बात करते हैं तो 6 मिलियन टन का हाइड्रोजन हर साल जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, 6 मिलियन टन का हाइड्रोजन है जो करंटली प्रोड्यूस होता है। इसमें जो इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम जो काम आता है वो अमोनिया और इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखते हैं तो उससे फर्दर फर्टिलाइजर्स या जो उसके लिए रिफाइनरीज के लिए काम में लेते हैं। हम लोग जैसे अमोनिया की बात करते हैं तो उसका मेनली क्या पर्पस है, जैसे जितने भी जो फर्टिलाइजर्स उसका मैक्सिमम 80% तक 80% तक सिर्फ और सिर्फ उसका फर्टिलाइजर्स के तौर पर ही हम लोग उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये अपने आप में रेफ्रिजरेटर गैस के तौर पे भी काम में आता है, वाटर सप्लाईज जो होती है उनको क्लीन करने में भी काम में आता है, प्लास्टिक, एक्सप्लोसिव, टेक्सटाइल, इन सभी फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर इसे यूज किया जाता है। हम लोगों का जो एम है वो, या भारत का जो एम है वो ये है कि किसी भी तरीके से जो हाइड्रोजन कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है, मतलब जितना भी करंटली कॉस्ट चल रहा है उससे रिड्यूस करना है। और जो आज के डेट में जितना भी भारत प्रोड्यूस कर रहा है
मैंने आपको बताया कि 6 मिलियन टन है जिसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको ऑलमोस्ट 5 टाइम्स लेके आएंगे, दैट इज 28, मतलब वो होने को तो टोटल 30 होता है, लेकिन जो टारगेट है 2050 तक का वो है 28 मिलियन टन तक का, इतना हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, और भारत के अंदर 5 मिलियन टन, ठीक है, जो है वो इसको प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से, राइट। अच्छा, इसके बाद जब हम लोग इसके फ्यूल की बात जब करते हैं, ठीक है, तो इसका कहां कहां पे यूज होगा। देखो, सबसे पहले जब इसके लिए सोच सकते हैं कि जैसे जो रेलवेज की बात करते हैं, रेलवेज के अंदर फ्यूल के तौर पर डीजल का यूज बहुत ज्यादा होता है। जो 700 एचपी के जो डीजल हाइड्रोलिक लोकोमोटिव्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल के बेसिस पे। तो उससे हमें फायदा ये होगा कि जहां पे फ्यूल का बहुत बड़ा कंजम्पशन है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, इससे एक चीज है, जैसे आपको शायद याद भी होगा और शायद सुना भी होगा आप लोगों ने कि भारत में सॉरी वो दिल्ली के अंदर सबसे पहले सीएनजी गैसेस की जो बसेस थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी। इनफैक्ट उनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। तो पहले की जो ब्लू लाइन बसेस वगैरह आपने शायद सुना भी होगा, तो हम लोग तो उसमें ट्रेवल भी किए हैं उस टाइम में। तो उन बसेस को कंप्लीटली हटा दिया गया था, लो फ्लोर बसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था सीएनजी बेसिस पे। तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। हालांकि आज के डेट में वहां पे नाइट्रोजन के साथ पे भी गैसेस के रन करती हुई बसेस हैं जो कि दिखाई देती है। तो इनको इंट्रोड्यूस करने के पीछे कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट की मंशा सिर्फ यही रहती है कि किसी तरीके से जो पोल्यूशन दिल्ली में अपने आप में एक बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं प्रॉब्लम है जो वहां पे क्रिएट हो चुका है पोल्यूशन का। हर साल सर्दियों के टाइम पर वहां पर सबसे ज्यादा ये इन्वर्जन के चलते एक तरह से कह सकते हैं कि जहां पे टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो एक इन्वर्जन फिनोमिना वहां पे क्रिएट करता है, जिसके चलते क्या होता है कि वहां पर जो गैसेस है वो एटमॉस्फेयर में जा ही नहीं पाती, वो वहीं रह जाती है। और इन सब रीजंस के चलते कोशिश ये की जाती है कि वहां पे पोल्यूशन कम से कम क्रिएट होता हुआ जाए। तो इसी के बेसिस पे एनटीपीसी ने इंट्रोड्यूस किया है कि भाई मुझे आप इस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, मैं हाइड्रोजन बसेस जो है वो वहां पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस जो है मैं वहां पर इंट्रोड्यूस करूंगा। तो ये हाइड्रोजन सेल फ्यूल सेल बसेस क्या होती है कि वो क्या करते हैं कि हाइड्रोजन से चलने वाली जो एनर्जी वहां से मिलती है उसके बेसिस पे बसेस को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये जो बसेस होंगी इन्हीं को एक्चुअली में एक तो दिल्ली है, दिल्ली के लिए जहां पर ये इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन इसका एक जगह और है, लेह लद्दाख की हम लोग बात करते हैं, वहां पर भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो एक थॉट आता है कि यार दिल्ली का समझ में आता है कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन का इसमें हम लोग कंसर्न है, मिनिस्ट्री वगैरह सारी सब कुछ वहीं पर है, तो कहीं ना कहीं पे चलो उसके लिए तो हम लोग कंसर्न है, लेकिन मतलब वहां पे तो हमें करना ही करना है। तो ये लेह लद्दाख में ऐसा क्यों किया जाता है? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि सबसे पहले आप इस तरीके से सोचना कि भारत जो है वो मेनली टूरिज्म के लिए फेमस है। तो लेह लद्दाख भी अपने आप में टूरिज्म है। तो उसमें एक थॉट आता है कि सर राजस्थान भी तो अपने आप में एक टूरिज्म के लिए डेस्टिनेशन है, तो फिर लेह लद्दाख ही क्यों? तो उसका एक छोटा सा सीधा सिंपल सा मैं एक स्टेटमेंट समझाता हूं आपको कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ से हायर एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं तो उस केस में ऑक्सीजन डेंसिटी या एयर डेंसिटी या टेम्परेचर तीनों रिड्यूस होते हैं। और जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पे हम लोग गए, जब ऑक्सीजन डेंसिटी कम हो गई तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फ्यूल कंबशन के लिए। वो फ्यूल कंबशन प्रॉपरली हो नहीं पाता, इस रीजन के लिए जितना फ्यूल जो नॉर्मल व्हीकल रोड पे जैसे जो हमारे यहाँ पे या कहीं पे भी आप देखोगे नॉर्मल कंडीशंस में जितना फ्यूल वो कंज्यूम करता है उससे ज्यादा फ्यूल का कंजम्पशन होता है लेह लद्दाख में। इसीलिए तो आपने सुना भी होगा कि जब लेह लद्दाख जाने की बात होती है तो सबसे पहले एक ही थॉट आता है कि यार हम एक ही बाइक पे जाएंगे और वो है बुलेट। तो उस बुलेट में भी 350 सीसी 500 सीसी इन सभी के साथ में वहां पे ट्रेवल करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट वहां पे ऐसा क्या किया जाता है, ऑक्सीजन बूस्टर है जो लगाया जाता है। तो अब आपके पास में एक इंफॉर्मेशन आई कि यार हमें ऑक्सीजन बूस्टर की जरूरत पड़ती है क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे कम है। इनफैक्ट इस बात का हिंट आपको यहां से भी रहेगा कि कभी जब ऐसी जगह पे जाने की जब बात की जाती है तो ये भी कहता है कि पहले हमें ऑक्सीजन के लिए या सॉरी जो हमारे पास में जो सांस लेने की जो बीमारियां हैं अस्थमा वगैरह उनके मरीजों के लिए थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहते हैं। तो जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में है तो यहां से एक लाइन और ऐड कर लो कि जहां जितना कम ऑक्सीजन होगा और अगर वहां पर गवर्नमेंट चाहती है कि डेवलपमेंट हो तो वहां पर फ्यूल तो आना है। अब फॉसिल फ्यूल जब आएगा तो उस केस के अंदर डेफिनेटली वहां पर फ्यूल का कंजम्पशन ज्यादा होगा, इतना एफिशिएंट बर्निंग नहीं होगी और उसके चलते ग्रीन हाउस गैसेस वहां पे सबसे ज्यादा एमिट होती हुई जाएंगी।
तो जो टूरिज्म है वहां पर हम लोग ये सब चीजों को रिड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने वहां पर ये लेह लद्दाख के अंदर, मतलब लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चीज को इंट्रोड्यूस किया और वहां इसका एक सक्सेसफुल जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके पीछे जा रहे हैं, ताकि एक बार दिल्ली और लेह इन दोनों जगह पर इसको अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो शायद ये कह सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट है वो भी कुछ हद तक रिड्यूस होगा, लेकिन ये ग्रीन हाइड्रोजन का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसकी जो 30 जुलाई 2022 को 30 जुलाई 2022 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब ने जाकर वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है लेह में उसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, उन्होंने इसके साथ में 5 बसों को, जो ये हाइड्रोजन फ्यूल से, जो फ्यूल सेल से रिलेटेड जो बसेस है उनको इंट्रोड्यूस किया था लेह के अंदर। सेम टाइम पे ये गुजरात में भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंदर इंडिया में इनको मिक्स करके हाइड्रोजन के साथ में और भी केमिकल्स वगैरह है उनको मिक्स करके यूज किया गया है ताकि वो बसेस को रन किया जाए वहां पे। अभी के डेट में करंटली जो प्राइसेस है, मैं इसके बारे में पहले भी आपको जिक्र कर चुका हूं कि ये प्राइसेस 320 से लेके 330 के बीच में, और इनका एम चल रहा है कि किसी भी तरीके से हम लोग इनको रिड्यूस कर दें 50% तक। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वाली इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसमें मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि जब अगर ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जब मैंने इतना जिक्र किया है, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस में एक है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको मैंने आपके सामने जिक्र भी किया है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो दूसरा कौन सा मेजर गैस है जो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, और उसके चलते हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप मुझे इसके बारे में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में दोबारा कनेक्ट होता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।